हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार सेशन में कुछ नया होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कुछ नया होने वाला है। मतलब हम एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से ही हम लोगों ने लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में कक्षा 11वीं की अध्याय 1 का समापन कर लिया था। ठीक है, तो आज है बारी कुछ नए सीखने की, नए अध्याय में जाने की। ठीक है, तो आज के इस धमाकेदार सेशन की से क्या करने वाले हैं, हम एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं और जानने वाले हैं प्यारे बच्चों कि आखिर जो लेखांकन है वो किन किन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। क्या करता है सर? किन किन सिद्धांतों के आधार पर जो है कार्य करता है, कौन कौन से नियम और शर्तें होती हैं जिनके बेस पर प्यारे बच्चों लेखांकन जो है कार्य करता है, चलता रहता है। भैया, लेखांकन का कार्य हम उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर करते हैं और जिसका नाम भी है क्या? लेखांकन सिद्धांत। जिस अध्याय का नाम भी क्या है प्यारे बच्चों? लेखांकन सिद्धांत। और उसी लेखांकन सिद्धांत की हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि किन किन नियम और किन किन शर्तों के बेस पर हमको लेखांकन अकाउंट्स तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं फटाफट के अंदाज में और आज की इस धमाकेदार क्लास की करते हैं शुरुआत। प्यारे बच्चों, सबसे पहला बोला गया कि लेखांकन का आशय क्या है, या सॉरी, लेखांकन सिद्धांत का आशय क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि लेखांकन जो है, लेखांकन में हम कुछ नियम और शर्तों का पालन करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या करते हैं सर बताइए? नियम और शर्तों का पालन करते हैं और उसी नियम और शर्तों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं सर? लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। जैसा कि यहाँ पास कहा गया कि लेखांकन के सामान्य नियम ही क्या कहलाते हैं? लेखांकन सिद्धांत कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी नियम और सिद्धांत, जो भी नियम और शर्तों के तहत आप अकाउंट्स तैयार करते हो, उन्हीं अकाउंट्स को क्या कहते हैं? उन्हीं नियम और शर्तों को क्या कहते हैं? लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ही सरल हो गया सर। हाँ जी हाँ, बिल्कुल इतना ही सरल शब्दों में आपको बताना है मेरे को। ठीक है, कि कोई भी सामान्य व्यक्ति उस चीज को समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पास फिर से बता दूं कि लेखांकन के जो भी सामान्य नियम होते हैं उसी को क्या कहते हैं? हम लेखांकन के सिद्धांत कहते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में ये जो नियम होते हैं वो दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं। क्या करते हैं सर? वास्तव में जो ये नियम और शर्तें होते हैं प्यारे बच्चों, वो दिशा निर्देशक का कार्य करते हैं। मतलब अकाउंट्स को किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से तैयार किया जाए, उसका दिशा निर्देश देने का कार्य जो है क्या करते हैं? ये जो नियम और शर्त होते हैं वो हमको बताते हैं। ठीक है, और क्या कहा गया सर? जिन्हें सौदों का लेखा करने व वित्तीय विवरण तैयार करते समय क्या किया जाता है? ध्यान में रखा जाता है। क्या किया जाता है सर? कि हम जब लेखांकन का क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सौदों का आपके व्यवहार में आपके व्यापार में होने वाले जितने भी व्यापारिक लेन देन होंगे, ठीक है, आपके व्यापार में क्या होंगे? जितने भी व्यापारिक लेन देन होंगे उनका सौदा जब आप करते हो, उन लेन देनों का जब आप लेखा करते हो या क्या तैयार करते हो, वित्तीय विवरण तैयार करते हो, उस समय क्या किया जाता है? जितने भी लेखांकन के नियम और शर्त होते हैं उनका पालन किया जाता है। प्यारे बच्चों, क्या किया जाता है सर? उनका पालन किया जाता है और उसी के मदों के आधार पर क्या किया जाता है? आपका अकाउंट्स तैयार किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है सर? कि हमको, जैसा कि मैंने बोला कि आपके पाठ का अध्याय का नाम ही क्या है? लेखांकन सिद्धांत। तो आइए जानते हैं आधारभूत लेखांकन सिद्धांत कि किन किन बेस के आधार पर आपका जो अकाउंट्स है वो क्या करता है? कार्य करता है सर। क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेखांकन के क्षेत्र में व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ सिद्धांतों को विकसित किया, कुछ नियम और शर्तों को विकसित किया गया, जिन्हीं के आधार पर क्या करते हो आप? लेखांकन का कार्य जो है करते हो। यहाँ पास बोला भी गया कि लेखांकन के क्षेत्र में व्यावसायिक लेन देनों का लेखा करने के लिए क्या किया जाता है? कुछ सिद्धांत विकसित किए गए हैं जो क्या करते हैं? लेखाकारों को मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और इन्हीं सिद्धांतों के बेस पर क्या किया जाता है? आपका अकाउंट्स तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पहला पॉइंट क्या है कि किस सिद्धांत के बेस पर हम क्या करते हैं? अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द्विपक्षीय सिद्धांत। क्या है सर? द्विपक्षीय सिद्धांत। प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब द्विपक्षीय सिद्धांत के अनुसार, व्यवसाय में होने वाले जितने भी लेन देन होंगे उनके कितने पक्ष होंगे? दो पक्ष, या तो फिर हम कहें तो दो पहलू होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अर्थात
कहा जाता है कि जितने भी लेन देन हैं दो पक्षों को प्रभावित करता है। कितने पक्षों को प्रभावित करते हैं बताइए? दो पक्षों को प्रभावित वो करता है। प्रभावित दो पक्षों को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? खाता कहा जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं? एक खातों को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और दूसरे खाते को हम करते हैं क्रेडिट। एक खाते को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं और दूसरे खाते को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पास मैंने बोला कि प्रभावित होने वाले जो पक्ष होते हैं उनको खातों में से क्या किया जाता है, या खातों को, पक्ष या खातों, हम क्या करते हैं उसको खातों का नाम दे देते हैं, जिसके पहले पक्ष को हम डेबिट कहते हैं और दूसरे पक्ष को क्रेडिट कहते हैं। और इसी के बलबूते क्या होता है, आपका जो अकाउंटिंग का कार्य है प्यारे बच्चों वो सुचारू रूप से चलता है। और ये डेबिट क्रेडिट का नियम मैं आने वाले सेशन में आपको बताऊंगा कि सुनहरा नियम क्या कहता है आपके अकाउंट्स को तैयार करने के लिए। और उसी सुनहरा नियम के बेस पर प्यारे बच्चों आपका जितना भी अकाउंट का कार्य होता है वो संपन्न होता है और सरल रूप से क्या होता है, चलते रहता है। उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कौन से नियम का पालन हमको करना पड़ता है। ठीक है, जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत। प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, इस सिद्धांत के अनुसार हिसाब की बहियों में जो भी दर्ज किए गए व्यावसायिक लेन देन होते हैं उसका बाह्य प्रमाणकों द्वारा क्या किया जाता है, प्रमाणित होना चाहिए। मतलब जो भी आप लेन देन कर रहे हो वो बाहरी प्रमाणकों के द्वारा क्या होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि लेन देनों का लेखा लिखित प्रमाणकों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। किसके आधार पर, लिखित प्रमाणकों के आधार पर सर। ठीक है, जैसे कि क्या बोला गया, कैश मेमो, बीजक, प्रमाणक पत्र, व्यवहार अनुबंध पत्र, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र इत्यादि को क्या कहा जाता है, लिखित प्रमाणक कहा जाता है। आपके समकक्ष में एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा उसी में से। जैसे कि यहाँ पास क्या हुआ है कि एक बीजक हमारे पास है प्यारे बच्चों, कैश मेमो है हमारे पास। क्या है सर, कैश मेमो है, जिसमें चुन्नी लाल केसरमल बरलोटा वाले भैया जिसे हमने क्या किया, कुछ कलेक्शंस खरीदे। क्या खरीदे सर, कुछ कलेक्शंस खरीदे, मतलब कपड़े खरीदे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हम दोनों के बीच में हुए लेन देनों को प्रमाणित करने के लिए प्यारे बच्चों ये एक बीजक तैयार करके हमको दिया गया, एक रसीद हमको तैयार करके दी गई, जिसके बलबूते क्या होता है, हम दोनों के बीच में हुए जो लेन देन है ना वो प्रमाणित होते हैं। कितने रुपए का खरीदे थे हमने, 18,170 रुपए का। कितने रुपए का सर, 18,170 रुपए का हमने उनसे कुछ कलेक्शंस खरीदे, कपड़े खरीदे, उसका रसीद हमको दिया गया चुन्नी लाल केसरमल बरलोटा वाले भैया जी की तरफ से। ठीक है, और अगर आपको दिखाऊं तो और कौन सा दिखा सकते हैं भैया, यहाँ पास देव किराया भंडार है। कौन सा है सर, देव किराया भंडार। मतलब पंडाल वाले जो भैया हैं उन्होंने भी क्या किया, हमको एक रसीद थमा दी कि भैया आपका जो बिल है वो इतने रुपए का बनता है। तो यहाँ पास भी एक कैश मेमो हो गया। ठीक है, बिल हो गया, रसीद हो गया प्यारे बच्चों। एक और देख लेते हैं, हरिओम बर्तन भंडार के द्वारा, मतलब अगर हम कुछ बर्तन खरीदते हैं तो उनके द्वारा क्या किया गया, कैश क्रेडिट मतलब कैश मेमो जो है वो हमको इशू करवाया गया कि भैया आपने जो भी लेन देन किए हैं इस बात का प्रमाण है कि हाँ आपने हमारी दुकान से बर्तन कुछ खरीदे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमने ये कैश मेमो, बीजक, प्रमाणक, जो भी व्यवहार है, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र, इसका खंडन कर दिया और इसको बता दिया प्यारे बच्चों आप लोगों को कि आखिर जो बीजक हैं या आपको प्रमाणित करने वाले, आपके लेन देन को प्रमाणित करने वाले जो प्रपत्र होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। प्यारे बच्चों कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसके लिए क्या किया जाता है, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत लागू होता है। जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि यह जो सिद्धांत होते हैं इस मान्यता पर आधारित होते हैं। किस मान्यता पर सर, कि व्यवसाय के लिए कोई भी क्रय की गई वस्तु, अगर आपने किसी भी वस्तु का क्रय किया है, ठीक है, तो या किसी भी वस्तु का क्रय, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी क्रय कर दो वो आपकी व्यवसाय की संपत्ति हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब आपकी व्यवसाय की संपत्तियों का लेखांकन जो है उसके आने वाले वर्षों में भी क्या किया जाएगा, उसके लागत मूल्य के आधार पर ही किया जाएगा। अगर आप प्यारे बच्चों आप अपने व्यवसाय के लिए भूमि को परचेस करते हो, जमीन खरीदते हो जिस पर आपको क्या करने हैं सर, व्यवसाय करने हैं, तो वो उसी लागत मूल्य पर उसका लेखांकन किया जाएगा आने वाले वर्षों में भी, क्योंकि आपने
क्या किए हैं, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत का पालन किया हुआ है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि आप यदि 10,000 रुपए में जमीन का टुकड़ा खरीद रहे हो तो आने वाले वर्षों में भी उसका मूल्य 10,000 रुपए ही आप लेखक के द्वारा प्रदर्शित करोगे, लेखा में उसको लेखांकन करोगे तो 10,000 रुपए का ही अमाउंट डालोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा गया, नेक्स्ट है भैया आगम निर्धारण सिद्धांत। आगम का जो निर्धारण है उसके लिए भी सिद्धांत लागू किया जाता है, मतलब आपकी इनकम के लिए। ठीक है, आपने क्या किया प्यारे बच्चों कि आगम के लिए, ठीक है, आपने कुछ वस्तुएं बेची, जैसे कि यहाँ पास बोला गया कि व्यवसायिक क्रियाओं के कारण जिन मदों से स्वामी को पूंजी में वृद्धि हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। और पिछले अध्याय के माध्यम से मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि आगम किसको कहते हैं सर, तो जो भी वस्तु आप बेचते हो तो उससे प्राप्त होने वाली धनराशि को हम क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पास बोला गया कि आगम निर्धारण सिद्धांत जो है, आगम निर्धारण सिद्धांत जो है प्यारे बच्चों, किसी भी व्यवसाय में आगम के समय को निर्धारित करने के लिए क्या करता है, दिशा निर्देश प्रदान करने का जो कार्य है वो करता है। कौन करता है सर, आगम निर्धारण सिद्धांत प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मिलान सिद्धांत। नेक्स्ट क्या है सर, मिलान सिद्धांत। तो यहाँ पास जो मिलान सिद्धांत है वो स्पष्ट करता है कि व्यवसाय में जितने भी अर्जित आगम की राशि है उसकी तुलना में आपने कितने रुपए व्यय किए उस आगम की राशि को प्राप्त करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। यह जो सिद्धांत है यह स्पष्ट करता है प्यारे बच्चों कि व्यवसाय में अर्जित आगम किए गए व्यय को कैसे संबंधित किया जाए, मतलब एक साथ हम क्या करें, उनको जोड़े, आगम और व्यय से संबंधित जो भी धनराशि उसको एक साथ कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, आगम व व्ययों का मिलान करते समय सर्वप्रथम एक निश्चित समय अवधि की आगम को निर्धारित करना चाहिए। क्या बोला गया कि आपको आगम और व्ययों का मिलान करते वक्त सबसे पहले क्या करना होगा, एक निश्चित समय अवधि। अब ये निश्चित समय अवधि क्या है सर, जैसे कि हम एक क्या कर लेते हैं, डेट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने यहाँ पास ले लिया, कौन सा डेट ले लिया, 1 अप्रैल 2024। कौन सा डेट सर, 1 अप्रैल 2024। अब ये समाप्त कब होगा, 31 मार्च 2025 को। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे कि मैंने एक निश्चित समय अवधि ली तो उस निश्चित समय अवधि में प्यारे बच्चों होने वाले आगम की राशि का हम क्या करेंगे, मिलान करेंगे किए गए व्ययों की धनराशि से। ठीक है, मतलब आपने 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक कितने रुपए की धनराशि का आगम किया और कितने रुपए की धनराशि का आपने व्यय किया, इसका मिलान आप एक निश्चित समय अवधि के आधार पर ही करते हो। ठीक है, यहाँ पास बोला भी गया कि इसके बाद इस आगम को प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों को निर्धारित करना चाहिए। मतलब जैसा कि मैंने बोला कि आपने 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जितनी भी धनराशि का आगम किया है उसके लिए आपको क्या करने चाहिए कि आपने उन राशियों को प्राप्त करने के लिए कितने रुपयों का व्यय आपने कर रखा है। ठीक है, अर्थात आगम का व्यय से मिलान करना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है कि आपको जो वस्तुएं बेचते हो, ठीक है, उससे होने वाली इनकम, उससे प्राप्त होने वाली जो धनराशि है, ठीक है, उसका मिलान आप व्ययों से करोगे, न कि किससे करोगे, व्ययों का मिलान आप आगम से करोगे। ठीक है, आपको व्ययों का मिलान आगम से नहीं करना है, आगम का मिलान व्ययों से करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट है प्रकटीकरण। पूर्ण रूप से प्रकटीकरण आपको क्या करने होते हैं कि कुछ भी लेखांकन का कार्य करते हो तो उसको पूर्ण स्पष्टीकरण करने होते हैं, पूर्ण प्रकटीकरण करने होते हैं, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी क्या कर सके, समझ सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं पूर्ण स्पष्टीकरण या पूर्ण प्रकटीकरण। पूर्ण प्रकटीकरण से आशय लेखांकन संबंधित आवश्यक सूचनाओं तथा तथ्यों को प्रस्तुत करने से है। यहाँ पास बोला गया कि पूर्ण प्रकटीकरण से ऐसा क्या है कि लेखांकन से जो भी संबंधित आवश्यक सूचनाएं होंगी, ठीक है, वह तथ्य होंगी, उसको प्रस्तुत करने से है। किसको प्रस्तुत करने से सर, लेखांकन से संबंधित सूचनाओं का। ठीक है, यहाँ पास बोला भी गया कि यह जो सिद्धांत है इस बात यह स्पष्ट करता है कि लेखांकन करते समय, क्या करते समय सर,
लेखांकन करते समय वित्तीय मामलों से संबंधित सभी सूचनाओं को पूर्ण रूप से क्या किया जाए, प्रकट कर देना चाहिए। ठीक है, क्या कर देना चाहिए सर, प्रकट कर देना चाहिए। सूचनाओं को पूर्ण रूप से क्या किया जाता है, प्रकटीकरण से वित्तीय विवरण प्रयोग करने वाले पक्षकार। अब ये यहाँ पास बोला गया कि सूचनाओं के पूर्ण प्रकटीकरण से वित्तीय विवरण प्रयोग करने वाले पक्षकार, तो ये पक्षकार कौन कौन से हो सकते हैं प्यारे बच्चों, तो व्यापार करने वाले व्यापारी मतलब व्यापार के स्वामी। कौन है, व्यापार करने वाले व्यापारी मतलब व्यापार के स्वामी। ठीक है, विनियोजक आपके व्यापार में निवेश करने वाले निवेशक को कहा गया। वर्तमान व भावी लेनदारों की आवश्यकताओं को क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। ये जो सिद्धांत है वो किसके आधार पर लागू होता है, पूर्ण स्पष्टीकरण का। ठीक है, पूर्ण स्पष्टीकरण के आधार पर ही ये जो सिद्धांत है वो लागू किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने लेखांकन के सिद्धांत में क्या देखा कि द्विपक्षीय सिद्धांत होते हैं, दो पक्षों को प्रभावित करने वाले होते हैं। जांच करने योग्य बाह्य प्रमाण का सिद्धांत होता है, मतलब आपके लेन देनों को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, प्रमाणित करने वाले कुछ प्रमाण होते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत होते हैं, जिस मूल्य पर आप संपत्ति का क्रय करते हो उसी मूल्य पर आने वाले वर्षों में भी उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट में हमने देखा कि मिलान सिद्धांत, आप आगम की धनराशि का मिलान करते हो आपके द्वारा किए गए व्ययों की धनराशि से। नेक्स्ट में हमने देखा स्पष्टीकरण की आप क्या करते हो, लेखांकन से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी उसका पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करते हो, जिसकी आवश्यकता किनको पड़ती है, स्वामियों को पड़ती है, व्यापार के मालिकों को पड़ती है, विनियोजकों को पड़ती है, मतलब आपके व्यापार में निवेश करने वाले निवेशकों को पड़ती है, आपके वर्तमान व भावी लेनदारों को उसकी आवश्यकता पड़ती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये तो रहा भैया लेखांकन के सिद्धांत। अब चलते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, जिसके बेस पर क्या होता है, हमारा सारा का सारा अकाउंटिंग का कार्य होता है। सर आप बार बार बोल रहे हो सारा का सारा अकाउंटिंग कार्य, हाँ ये सिद्धांत है, ये नियम है, ये शर्तें हैं, उसी के बेस पर क्या होती हैं प्यारे बच्चों, हमारा अकाउंटिंग का कार्य जो है सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पास एक दोहरा लेखा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास बताया जाएगा आप लोगों को कि आखिर दोहरा लेखा प्रणाली, जैसे कि मैंने यहाँ पास बोला ना कि द्विपक्षीय सिद्धांत, तो द्विपक्षीय सिद्धांत से संबंधित है ये। ठीक है, या कहूं तो ये दोहरा लेखा प्रणाली का ही एक भाग है द्विपक्षीय सिद्धांत। ठीक है, तो आइए आखिर दोहरा लेखा प्रणाली का इतिहास जो है वो कितना पुराना है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और दोहरा लेखा प्रणाली जो है वो किस तरीके से कार्यरत है अकाउंटिंग के कार्य को सफल बनाने में। तो आइए देखते हैं कि प्यारे बच्चों, दोहरा लेखा प्रणाली का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है कह सकते हैं। ठीक है, सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में, क्या बोला सर, सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में प्यारे बच्चों क्या था, लुकास पेसियोली नामक एक व्यक्ति था या एक पादरी था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी गणित की। क्या लिखी थी सर, गणित की एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ था, कौन सी पुस्तक सर, ये सन 1494 में प्रकाशित हुई थी गणित की पुस्तक, जिसका नाम था प्यारे बच्चों डी स्क्रिप्चर इज कंप्यूटिसेट, सॉरी डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर इज, क्या था सर, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चर इस बुक का नाम था। इस पुस्तक में प्यारे बच्चों हुआ यूं था कि उस पुस्तक के एक भाग में, ठीक है, पहले भाग में क्या था कि उस समय प्रचलित लेखांकन विधि का वर्णन किया गया था। किस समय सर, 1494 में प्रचलित जो लेखांकन विधि थी उसका वर्णन उस पुस्तक में किया गया था। किनके द्वारा लिखित पुस्तक में, लुकास पेसियोली के द्वारा लिखित गणित की पुस्तक में प्यारे बच्चों। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुआ था, जो सन 1494 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि जिसमें जनरल तथा खाता बही शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या किया था, लुकास पेसियोली के द्वारा लिखित गणित की पुस्तक में जनरल और खाता बही शब्दों का सबसे पहले जिक्र वहां पास किया गया था। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि दोहरा लेखा प्रणाली का जो जन्म है
किसका जन्म सर? दोहरा लेखा प्रणाली का जो जन्म है प्यारे बच्चों वो 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। किस समय हुआ था? 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था प्यारे बच्चों। किनके द्वारा किया गया था? लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लुकास पेसियोली के द्वारा किया गया था प्यारे बच्चों। यहाँ पास बोला भी गया कि समय समय पर इस प्रणाली में क्या किया गया? विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए। कि किस प्रकार के सर? समय समय पर इस प्रणाली में अनेक परिवर्तन किए गए और धीरे धीरे हुआ यूं कि प्यारे बच्चों कि इस प्रणाली ने समस्त संसार में क्या किया? लोकप्रियता हासिल कर ली। क्या किया? लोकप्रियता हासिल कर ली। और आज पूरे संसार में इस प्रणाली का उपयोग व्यवसायियों के द्वारा या आपके अर्थव्यवस्था में किया जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रणाली का, दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग पूरे विश्व में व्यापारों में किया जाता है। ठीक है, हमारे भारत में भी प्यारे बच्चों, इसमें सर हमारे इंडिया में भी अंग्रेजी जब शासन की स्थापना हुई, अंग्रेजों की जब यहाँ पास शासन चलने का, हुक्म चलने का शासन जब आया था, ठीक है, कब आया था सर? वो 1947 से 200 साल पहले, मतलब 200 साल तक उन्होंने हमारे देश में क्या किया था? राज किया था, शासन किया हुआ था, हमारे देश को क्या किया था? गुलाम बना करके रखा था। उसी समय क्या हुआ, जब भारत में अंग्रेजी शासन आया तो उसी समय से ही क्या किया गया? इस प्रणाली का भी प्रवेश कर लिया। इस प्रणाली ने भी क्या किया? प्रवेश कर लिया। उनके द्वारा ही प्रवेश लाया गया भाई हमारे भारत में। और आज देश के बड़े बड़े व्यापार में बेटा, ठीक है, क्या किया जाता है सर? देश के बड़े बड़े व्यापारों में क्या किया जाता है? इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। किस प्रणाली का सर? तो दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग हमारे भारत के बड़े बड़े व्यवसायियों में किया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत के ही नहीं, मैं बता दूं कि पूरे विश्व की बात कही जा रही है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कि पूरे विश्व में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है और उसी प्रणाली के बलबूते क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? आपके लेखांकन का कार्य किया जाता है। ठीक है, आइए आखिर ये दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, इससे आशय क्या है या उसका तात्पर्य क्या है, उसको एक नजर डालते हैं। ठीक है, फिर एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है कि इसमें जितने भी व्यवहार होंगे उसके कितने पहलू होंगे? दो पहलू होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पास द्विपक्षीय सिद्धांत में बताया कि जितने भी व्यावसायिक लेन देन होंगे, व्यवहार होंगे, सौदे होंगे, उसके कितने पहलू होंगे? दो पहलू होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पास भी बोला गया कि दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें क्या होंगे? जितने भी व्यावसायिक लेन देन होंगे उसके दो पहलू होंगे प्यारे बच्चों। या क्या कहा गया कि प्रत्येक व्यवहार दो स्थानों को प्रभावित करता होगा। ठीक है, मतलब कहा गया कि जितने भी व्यवहार होंगे वो कितने स्थानों को प्रभावित करेगा? दो व्यवहारों को प्रभावित करने वाला होगा या दो स्थानों को प्रभावित करने वाला होगा। ठीक है, प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। जितने भी लेन देन होंगे उसके कितने पक्ष होंगे? दो लेन देन। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पास सबसे पहले क्या दिखाया था? एक कैश मेमो दिखाया था चुन्नीलाल, क्या था? चुन्नीलाल केसिरमल बड़लोटा वाले भैया जी का। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि दो पक्ष कौन कौन से हैं सर? तो पहला पक्ष वो बेचने वाला हो गया, दूसरा पक्ष में खरीदने वाला हो गया बेटा। तो यहाँ पास हम दो पक्ष क्या हुए? प्रभावित हुए। और यहाँ पास दो खाते भी प्रभावित हुए। जैसे कि मैंने उनसे क्या किया? नगद में माल खरीदा, नगद में कलेक्शन करे। तो यहाँ पास मैंने उनको पैसे दिए, पैसे देने के बदले में उसने मुझे क्या दिया? कलेक्शंस दिए, कपड़े दिए। ठीक है, तो कपड़े खरीदने के बदले में मैंने जो पैसे दिए, तो वहां पास दो खाते भी प्रभावित हुए। एक तो उनके पास से क्या हुआ? मेरे पास जो है माल आया। माल का नाम देते हैं प्यारे बच्चों, माल कहा जाता है जिसका भी व्यापार करने के लिए आप जिस वस्तु का क्रय विक्रय करते हो, माल कहा जाता है उस वस्तु को। ठीक है, तो यहाँ पास हुआ यूं कि हमने क्या किया? उस वस्तु को खरीदा, माल के रूप में वो वस्तु मेरे पास आया। लेकिन मेरे पास से कुछ चीजें भी गई बेटा। क्या गई सर? मेरे पास से पैसे गए रोकड़ के रूप में। क्या गए? रोकड़ के रूप में प्यारे बच्चों मेरे पास से पैसे गए। ठीक है, तो यहाँ पास दो खाते प्रभावित हुए। एक तो माल आया, उनके माल में कमी हुई, मेरे माल में वृद्धि हुई। मेरे खाते में क्या हुआ? मेरे अकाउंट से जो है वो पैसे में कमी हुई और उनके अकाउंट में क्या हुआ? पैसे में वृद्धि हुई। तो यहाँ पास माल और रोकड़ में यहाँ पास संबंधित है, दो खाते खुलते हैं। ठीक है, और दो पक्ष भी हुआ। एक तो वो व्यापारी और दूसरा मैं ग्राहक बन करके गया था। ठीक है, तो दो पक्ष प्रभावित हुए। यहाँ पास बोला भी गया कि एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला, एक पाने वाला तो दूसरा देने वाला। जैसे कि मैंने वहां पास केसिरमल वाले भैया जी से क्या किया?
कुछ माल खरीदे, कुछ कलेक्शंस खरीदे तो पाने वाला व्यक्ति मैं और देने वाले कौन है? वो केसी रमन बड़लोटा वाले भैया जी। ठीक है, तो यहाँ पास जो लेन देन है इन दोनों पहलुओं का लेखा जो है भिन्न खातों में किया जाता है। क्या किया जाता है? भिन्न खातों में किया जाता है, अलग अलग खातों में किया जाता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पास डेबिट और क्रेडिट वाला। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट का नियम जैसे कि मैंने बोला कि आपको आने वाले सेशन में समझाऊंगा। ठीक है, और क्या कहा गया भैया कि सरल शब्दों में प्रत्येक व्यवहार से दो पक्ष प्रभावित होंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी फिर से बोला कि व्यापारी और एक ग्राहक, दो पक्ष प्रभावित हुए यहाँ पास। और इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रणाली का नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है। क्या पड़ा है? इस प्रणाली का जो नाम है दोहरा लेखा प्रणाली पढ़ने का कारण यही है कि इससे दो पक्ष क्या होते हैं प्यारे बच्चों? प्रभावित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से आप लोगों को जो भी जानकारियां प्राप्त हुई अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी सहेलियों के साथ शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है, हमारा ये सेशन पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सेशन की वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।